नमस्कार दोस्तों। सोशल सिक्योरिटी की जो सीरीज़ हमने शुरू की है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज यूपीएससी, पीएफओ, एपीएफसी, एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड वेरियस अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय एसएससी एंड यूपीएससी, तो उसी के कंटेक्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी पार्ट 2। सोशल सिक्योरिटी पार्ट 1 में हमने देखा था कि व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, हाउ सोशल सिक्योरिटी इवोल्व्ड, व्हाट वाज द हिस्ट्री एट इंटरनेशनल लेवल एंड व्हाट वाज द हिस्ट्री एट इंडियन लेवल। तो आज हम इसमें देखते हैं कि जो कई तरह की मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स चलाते हैं। India is a welfare state which have various ministries and departments for social welfare such as Ministry of Health, Family Welfare, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Skill Development, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Finance, Ministry of Education and various other departments. These are some of them. Many other departments along with state governments run various schemes for the upliftment of needy class, for the social welfare and for the social security. उसी कंटेक्स्ट में अभी हम सबसे पहले देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की कुछ स्कीम्स। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम सिम। पीएम सिम के अंदर क्या है, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी एंड द मैचिंग कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जहाँ पे एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, एज के हिसाब से, वर्कर की उम्र के हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो बेनिफिशियरी भी देगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हुज मंथली इनकम इज ₹15,000 पर एनम और लेस and belongs to the entry age group of 80 to 40 years are eligible for the scheme। ये एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, कौन एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं, वो वर्कर जो नंबर 1 अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, नंबर 2 जिनकी सैलरी लगा लो, वेजेस लगा लो, तनख्वाह लगा लो, वो 15,000 पर मंथ या उससे कम है, और जो 18 से 40 साल की उम्र के लिए हैं वो इस स्कीम के लिए, पीएम सिम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं। इसमें देखते हैं स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन कौन एक्सक्लूडेड बेनिफिशियरी है, मींस एक्सक्लूजन इंटेंडेड बेनिफिशियरी, कौन कौन वर्कर्स। अगर कुछ वर्कर्स हैं जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्कर्स हैं जो जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो कौन से वर्कर हैं, ही और शी शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी ईएसआई की स्कीम के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए, और वो इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। तो ये जो इन तीन जो ऊपर लिखी कंडीशंस के साथ साथ ये चार ये जो हैं कंडीशन और हैं जो कि एक्सक्लूजन इंटेंडेड बेनिफिशियरी हैं, कि वो ना एनपीएस के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ना उनके ऊपर कोई ईएसआईसी स्कीम एप्लीकेबल का होनी चाहिए या उसका फ़ायदा उठा रहे होने चाहिए, ना वो कोई प्रोविडेंट फंड के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए एपीएफओ के अंडर, और ना ही वो इनकम टैक्स पे ही होने चाहिए। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स विल बी गिवन टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस। इसके अंदर क्या है, जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है और पीएम सिम योजना के तहत बेनिफिशियरी आता है, उसको 60 साल की उम्र होने के बाद ₹3,000 पर मंथ की अश्योर्ड पेंशन राशि दी जाएगी। और जो फैमिली कंडीशन है, मान लो वो उसके फैमिली को भी पेंशन दी जाने का प्रावधान है, वो उस केस में सिर्फ उसकी वाइफ को कंसिडर किया जाएगा, स्पाउस को कंसिडर, अगर मेल है तो वाइफ को, फीमेल है तो हस्बैंड को, तो फैमिली पेंशन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी सिर्फ स्पाउस के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते, असंगठित कामगार जिनको हम बोलते हैं, उनकी बुढ़ापे की, ओल्ड एज की प्रोटेक्शन के लिए ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई गई है, टू प्रोवाइड देम पेंशन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। अभी करंटली देखा जाए तो एनरोलमेंट अंडर पीएम सिम डिक्लाइंड इन
2021-22 ड्यू टू इनकम एंड जॉब लॉस सफर्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। जो कोविड पेंडेमिक आया था कोविड-19, उसके तहत क्या है, लोगों की नौकरियां चली गई, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं मिलता था, तो वो जब काम जॉब लॉस हो गया, लॉस ऑफ इनकम होगी, तो वो लोग उसके अंदर रजिस्टर्ड कराने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, तो उनका एनरोलमेंट कम हो पाया। तो दिस इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन कि व्हाई डिड एनरोलमेंट अंडर पीएम सिम डिक्लाइंड इन द 21-22 ईयर्स बिकॉज ऑफ द COVID-19 देयर वाज अ लॉस ऑफ जॉब लॉस सफरिंग एज वेल एज लॉस इन इनकम ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सैलिएंट फीचर्स, आइए देखते हैं इसकी क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय बेनिफिशियरी एंड द मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्कर, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वर्कर पर मंथ विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेंट्स एज। इसमें क्या है, 18 से 40 साल तक की उम्र निर्धारित की गई है कि 18 साल वालों को कितना कंट्रीब्यूशन पे करना है, 19 साल वालों को कितना करना है, 20 साल जिसकी उम्र है उसको कितना कंट्रीब्यूशन पे करना है। ये बीमा की तरह है, जैसे हम बीमा का प्रीमियम पे करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन, मंथली कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से 18 से 40 उम्र के बेनिफिशियरी जो हैं उनको एज के हिसाब से एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है, और जैसे जैसे उनका कंट्रीब्यूशन चेंज होगा गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन चेंज करेगी, और गवर्नमेंट विल मैच दी कंट्रीब्यूशन पेड बाय दी वर्कर। और फिर 60 साल की उम्र के बाद उनको 3,000 रुपये प्रति महीना की पेंशन दी जाएगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, अगर किसी कारणवश बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो डेथ ड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम, स्पाउस विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन एंड कंटिन्यू द पेंशन सब्सिक्वेंटली बाय पेमेंट ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन और एग्जिट द स्कीम एज पर द प्रोविजन ऑफ एग्जिट एंड विड्रॉल। इसके अंदर क्या है कि अगर बेनिफिशियरी है तो उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके जो स्पाउस है वो उस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं सेम कंट्रीब्यूशन पे करके, रेगुलर कंट्रीब्यूशन पे करके, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि एग्जिट और विड्रॉल की जो ऑप्शन है इस स्कीम के तहत प्रोविजंस है उसके तहत इस स्कीम को छोड़ के एग्जिट भी कर सकते हैं। डेथ ड्यूरिंग द रिसीट ऑफ पेंशन, अगर वो 60 साल से ऊपर के थे और पेंशन ले रहे थे इस योजना के तहत, और उस दौरान उस बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है आफ्टर 60 ईयर ड्यूरिंग द रिसीट ऑफ पेंशन पीरियड, स्पाउस शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन रिसीव्ड बाय बेनिफिशियरी एज फैमिली पेंशन। हमने देखा था कि फैमिली पेंशन के लिए कौन एलिजिबल है, सिर्फ स्पाउस एलिजिबल है। तो अगर बेनिफिशियरी 60 साल से ऊपर की उम्र का था और पेंशन ले रहा था या थी, तो उसकी स्पाउस को, और उसके डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके स्पाउस को 50% जो पेंशन थी, मान लो 3,000 रुपये की राशि थी, तो उसको 1,500 रुपये की राशि के लिए एलिजिबल रहेंगे जो भी स्पाउस होगा एज अ फैमिली पेंशन। नेक्स्ट देखते हैं डीजी सक्षम। डीजी सक्षम एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर, इट इज़ अ डिजिटल स्किल प्रोग्राम टू एनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ बाय इम्पार्टिंग digital skills that are required in increasing technology driven era। आजकल आपने देखा होगा हर चीज़ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। तो इसी संदर्भ में जो आज के युग की टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ाने के लिए, यूथ की टेक्नोलॉजिकल क्षमता बढ़ाने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है डीजी सक्षम। डीजी सक्षम उन यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाएगा अपनी दी हुई ट्रेनिंग से और डिजिटल स्किल को इम्पार्ट करके। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन डिजिटल स्किल्स इंक्लूडिंग द बेसिक स्किल्स एज वेल एज द एडवांस कंप्यूटिंग will be provided to more than 3 lakh youth in the first year. Job seekers can access the training through NCS portal. NCS is National Career Service. It is a portal launched by Ministry of Labour and Employment. It gives priority to job seekers of semi-urban areas belonging to disadvantaged communities. ये डीजी सक्षम जो योजना है जो लेबर मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलके बनाई है, तो ये बेसिक ट्रेनिंग टेक्निकल स्किल भी देंगे
और एडवांस कंप्यूटिंग स्किल्स भी देंगे 3 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रथम साल में, फर्स्ट ईयर में। और जिन लोगों को भी, जिस यूथ को भी ऐसी ट्रेनिंग चाहिए या जॉब चाहिए, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ होगा, जॉब सीकर्स होंगे, वो नेशनल करियर सर्विस के NCS पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी देगा, जो जॉब देने में वो देगा सेमी अर्बन एरिया के अनएम्प्लॉयड यूथ और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को। तो ये थी डिजी सक्षम योजना। आइए देखते हैं ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है। ये एक नेशनल डेटाबेस है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। आपने देखा होगा कोविड-19 के अंदर बहुत सारे बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, मुंबई से बहुत सारे वर्कर्स थे, मजदूर, कामगार थे, वो एकदम डर के मारे कि पता नहीं क्या बीमारी लग जाएगी, कोविड के अंदर एक जगह अपने गाँव की तरफ दौड़ पड़े थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा कामगार इस चीज़ में थे और किसी की मौत हो गई, कोई अपनी फैमिली से बिछुड़ गया, कोई किसी के ऊपर ट्रेन निकल गई थी। आपने देखा था कि बहुत सारी हार्डशिप्स फेस की थी जो वर्कर्स क्लास थी उसने। तो और हमें पता भी नहीं चल पा रहा था कि बेनिफिशरीज़ को कैसे मदद पहुंचाए। तो उसी के संदर्भ में भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल योजना लॉन्च की है, जिसके तहत एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। According to the economic survey 2018-19, 93% of the total workforce in India are in unorganized sector। पूरे वर्कर क्लास का 93% तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है 2018 और 19 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। एंड दे आर ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पेंशन, इंश्योरेंस। तो बेनिफिशरीज का पता नहीं होता तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि पेंशन, इंश्योरेंस की लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसी को देखते हुए ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। क्या क्या की फीचर्स हैं इसकी? ऑल रजिस्टर्ड वर्कर्स शैल बी इश्यूड एन ई श्रम कार्ड। आजकल आपने देखा होगा ई श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है। आप एक पढ़े लिखे युवा हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक उम्मीद करूंगा कि आपके घर में मेड कोई आती है, आपके यहाँ पे गार्डनर के आता है, या फिर जो लोग जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, आप उनकी ई श्रम पोर्टल पे जाके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ई श्रम पोर्टल है, आप गूगल के अंदर डालेंगे ई श्रम, तो आप ये बहुत ही लाभान्वित कार्यक्रम रहेगा कि आप पढ़े लिखे होके उन इलिटरेट आया है आपकी या फिर मेड है, आप उनकी मदद कर सकते हैं उनको ई श्रम कार्ड दिलवाने में। तो ई श्रम कार्ड के साथ आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उनको मिलता है, जो कि वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को अवेल करने में मदद करता है, सच एज PM श्रम योगी मानधन योजना जो अभी हमने डिस्कस की थी। प्रोविजन ऑफ एक्सीडेंट कवर ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी एंड ₹1 लाख इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। इसके अंदर एक्सीडेंटल कवर का भी एक प्रोविज़न है कि मान लो वो डेथ हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाती है, तो 2 लाख इन केस ऑफ डेथ और 1 लाख इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी का प्रावधान है इस ई श्रम पोर्टल के रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी को। The database will serve as a reference point for the authorities to track and reach out to unorganized worker and offer them relief in times of crisis। ये जैसे मैंने बताया था कोविड-19 क्राइसिस में हमारी अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं चल पाया था कि किस किस मज़दूर को कहाँ ज़रूरत है, कौन कहाँ फंसा हुआ है, किसे कितनी मदद चाहिए, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी, किसी को फूड असिस्टेंस चाहिए थी, तो वो सब हम नहीं समझ पाए। तो सरकार ने उसी को एक एग्जाम्पल देखते हुए ये ई श्रम पोर्टल एक डेटाबेस बनाया है, तो उनको ट्रैक कर पाएंगे हम, उनके UN नंबर से उनको ट्रैक कर पाएंगे कि वो उन तक पहुंच पाएंगे, उनके मोबाइल नंबर होंगे, उनका रिकॉर्ड होगा, उनका एड्रेस होगा, ताकि उनको क्राइसिस के समय में मदद की जा सके। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 पास हुआ था, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? एज इट इज़ अ सेक्टर एज अ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, एंड इफ द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कैन नॉट बी एक्सीडिंग देन 10। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट भारत सरकार ने 2008 में पास किया था, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन करता है।
ऐसी एंटरप्राइजेज, ऐसी दुकानें, फैक्ट्रीज या फिर इस्टेब्लिशमेंट जहां जो या तो कोई इंडिविजुअल चला रहा है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं। भाई हाँ, एक दुकान है उसमें 5 लोग एक ही घर के काम कर रहे हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। या फिर अगर आप किसी और से काम करवा रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ वर्कर 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, पीएफ की है और ग्रेट्युटी की हैं, ये सब 10 या 10 से ज़्यादा लोग अगर आपके अंडर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे और बेनिफिशियरीज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लागू हो जाती हैं। तो 10 से कम वालों के लिए अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 पास किया गया था। आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY क्या है। इट वॉज लॉन्च टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर। अभी तक हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे थे, ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बूस्ट करने के लिए जो योजना बनाई गई वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स, ये योजना एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देने के लिए है फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। बहुत से युवा बेरोजगार हो गए थे कोविड-19 में और वो अभी तक उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई है। तो ये रोज़गार योजना चलाई गई भारत सरकार ने उन एम्प्लॉयर को इंसेंटिव देने के लिए कि आप नई तरह की जॉब निकालिए, नई एम्प्लॉयमेंट निकालिए, जिसके तहत सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी दिया जाए और लोगों को जो कोविड-19 में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जनरेट हुआ था उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। क्या क्या इसकी खासियत हैं, सैलिएंट फीचर क्या है? इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2020 to 23 अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो कोविड में चलाए गए थे, आत्मनिर्भर 1.0, 2.0 और 3.0, तो ये 3.0 आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई गई थी उस पैकेज के तहत। फॉर इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन 1000 एम्प्लॉई, जो फैक्ट्री या जो इस्टेब्लिशमेंट 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय कर रही है तो गवर्नमेंट विल पे ओनली एम्प्लॉयज़ EPF कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ फॉर 2 years। तो उसमें लिए जो EPF कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज़ का वो 2 साल के लिए सरकार देगी जिनमें 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और जिनमें 1000 से कम काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का और एम्प्लॉयर का दोनों का जो PF कंट्रीब्यूशन है वो देगी नए एम्प्लॉयज़ के लिए 2 साल तक, ऑन और आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 October 2022 एंड अप टू June 30, 2021। ठीक है, तो ये जो इस दौरान जो यूथ काम पे आए हैं इस दौरान उनका 2 साल तक का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, 2 पार्ट होते हैं PF कंट्रीब्यूशन के, तो ये दोनों भारत सरकार देगी जहाँ पे 1000 से कम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो ये सैलिएंट फीचर थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की। इसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर बेनिफिशियरी कौन होंगे? एम्प्लॉयज़ विद लेस देन 15,000 मंथली वेजेस एंड नॉट वर्किंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद EPFO बिफोर 1 October 2020। EPFO shall work out modality to ensure that there is no overlapping of benefit provided under this scheme with any other scheme implemented by EPFO। ये इसके अंदर जो बेनिफिशियरी होंगे, एक तो हमने देखा कि जो 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो लगे हैं जून 30, 2021 तक, उनको 2 साल का PF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का भी एम्प्लॉयर का भी सरकार वहन करेगी, और उस एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 पर मंथ से नीचे होनी चाहिए और वो EPFO के साथ रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, EPFO का स्कीम्स का फ़ायदा उठाता नहीं होना चाहिए, सो दैट ओवरलैपिंग ना हो जाए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की। अगली स्कीम देखते हैं, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ABVKY। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज पेड टू वर्कर्स अंडर ESIC स्कीम। ये जो स्कीम है ये ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंडर चलाई गई है, जिसके तहत जो भी ESIC के रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाता है।
आइए देखते हैं इसके सैलिएंट फीचर। इट इज़ ए वेलफेयर मेजर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ईएसआईसी कॉरपोरेशन के द्वारा ये वेलफेयर मेजर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इट ऑफर्स कैश कंपनसेशन टू वर्कर्स कवर्ड अंडर ईएसआई स्कीम व्हेन दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, लोगों को पता नहीं होता इस स्कीम का। अगर आपको ईएसआई स्कीम इसका बेनिफिट मिल रहा था पुराने एम्प्लॉयर के और आप एकदम बेरोजगार हो जाते हो ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंस, आपको काम से निकाल दिया जाता है या वैसे आप छोड़ देते हो, मतलब किसी भी कारणवश आपकी नौकरी चली जाती है, तो आपको कैश कंपनसेशन दिया जाएगा इस योजना के तहत। ESI schemes aims to protect the employees against the impact of incidences like sickness, maternity, disablement or death due to employment injury and to provide medical care to insured person and their families। तो जो भी लाभार्थी थे ESI स्कीम के और वो किसी भी कारण डेथ, डिसेबलमेंट, मैटरनिटी, सिकनेस या उनकी डेथ हो जाती है तो उनके उनके फैमिली मेम्बर्स या लीगल हेयर्स को बेनिफिट मिलेंगे, तो उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट कैश कंपनसेशन है। तो मिनिमम इसके लिए जो एप्लीकेबिलिटी है वो है मिनिमम 2 ईयर ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू क्लेम द रिलीफ अमाउंट। मतलब आप कम से कम 2 साल तक एक इंश्योरेबल एम्प्लॉयड यूथ पर्सन होने चाहिए, वर्कर होने चाहिए, नॉट ओनली यूथ। तो ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में जिनका ESI के तहत बीमित व्यक्ति हैं, जो इंश्योर्ड पर्सन है, IP बोलते हैं यूजुअली हम ESI एक्ट के तहत, IP इंश्योर्ड पर्सन। तो जो कम से कम 2 साल के लिए इंश्योर्ड पर्सन है वो ये रिलीफ ले सकता है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू वेरियस रीजन्स। अभी इस स्कीम के अंदर रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं। ये स्कीम थी, ये इंट्रोड्यूस की गई थी एक साथ 2018 से 1 जुलाई 2018 से on a pilot basis for 2 years initially, but it has been extended now up to 20 जून 2021 20 जून 2021 तक की गई थी। रिलैक्सेशन मेड टू कोप विद जॉब लॉस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, अभी उसको और बढ़ा दिया गया है। तो कोविड-19 के अंदर जो भी जॉब लॉस हुई थी उसके तहत उसके अंदर इन लोगों को कैश कंपनसेशन देने के लिए इसको रिलैक्सेशन किया गया। पेमेंट ऑफ रिलीफ एनहेंस टू 50% ऑफ एवरेज वेजेस पेएबल अप टू मैक्सिमम 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले ये 25% जो आपकी लास्ट ड्रॉन वेज थी, अभी एवरेज वेज थी, नॉट लास्ट ड्रॉन, एवरेज वेज का 25% मिलता था, अब इसको बढ़ा के 50% दिया जा रहा है। मतलब आपको आधी सैलरी मिलेगी 90 दिन के लिए अगर आप किसी कारण अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, आपकी नौकरी चली जाती है तो। क्लेम कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली बाय वर्कर्स, अर्लियर दे नीडेड टू गेट इट फॉरवर्डेड बाय द लास्ट एम्प्लॉयर। इसके तहत क्या रहेगा कि पहले क्या होता था कि लास्ट एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था और वो जो ये इसके लिए जो क्लेम फाइल करवाना वो फॉरवर्ड करवाना पड़ता था लास्ट एम्प्लॉयर से, लेकिन अभी चेंज करके डायरेक्टली एक वर्कर फाइल कर सकता है। रिलीफ बिकमिंग पेएबल आफ्टर 30 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहले 90 दिन का था, अभी इसको घटा के 30 दिन कर दिया गया है कि 30 दिन अगर आप मिनिमम 30 डेज अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो आप इसके लिए लाभान्वित हो जाएंगे। बेनिफिट विल बी सेटल्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एन एप्लीकेशन। एनहेंस्ड रिलीफ विल बी पेएबल ड्यूरिंग 24 मार्च 2020 टू 31 दिसंबर 2020। तो ये जो बेनिफिट है ये आपको एप्लीकेशन करने के 15 दिन के अंदर ही सेटल किया जाना पड़ेगा, और ये जो 25% की जगह 50% एनहेंस किया गया है वो इस पीरियड के लिए किया गया है। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, NCLP। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एक स्कीम है जो कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने चलाई है। टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, to contribute to the withdrawal of all adolescent workers from hazardous occupation and processes and their skilling and integration in an appropriate occupation। तो जो भी adolescent हैं, adolescent कहाँ है, hazardous occupation में काम नहीं कर सकते, उनके लिए डिफाइन किया गए हैं कुछ occupation जहाँ पे सिर्फ वो काम कर सकते हैं। तो इसका एक मकसद ये है कि जितने भी adolescent हैं उनको hazardous occupation और प्रोसेस से निकाल के उनको स्किल डेवलपमेंट करके और अप्रोप्रिएट ऑक्यूपेशन के अंदर डालना है चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट का मेन एम।
ख़त्म करनी है हर प्रकार की चाइल्ड लेबर, एडोलसेंट को भी बाहर निकालना है। रेजिंग अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स एंड टारगेट कम्युनिटी, सबसे बड़ा है कि अवेयरनेस जागरूक करनी है ताकि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सके। और इसके तहत एक चाइल्ड लेबर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम भी बनाया जाना है, ये बनाया गया है, जिससे कि चाइल्ड लेबर को मॉनिटर किया जा सके ताकि वो दोबारा ही इस चाइल्ड लेबर के चंगुल में ना फंसें, और उनको ट्रैक किया जाएगा। रिपोर्टिंग का एक वो पोर्टल बनाया गया है। इसके अंदर कौन कौन बेनिफिशरीज हैं? ओल्ड चाइल्ड वर्कर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन द आइडेंटिफाइड टारगेट एरिया। इसके अंदर टारगेट एरिया बनाए गए हैं स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले जहाँ पे मीनेस ऑफ चाइल्ड लेबर इज़ मोर, तो वहाँ पे उनको टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले इनको टारगेट किया जाएगा। अडोलसेंट वर्कर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इन हजार्डस ऑक्यूपेशन, वो सब इसके अंदर कवर होंगे। फैमिलीज ऑफ चाइल्ड वर्कर, अगर कहीं पे ऐसा है कि चाइल्ड वर्कर्स की फैमिलीज़ हैं जो कि वो नहीं कर पा रही हैं जीवन यापन, पालन पोषण नहीं हो पा रहा, तो वो भी इसके अंदर कवर हैं। एंड 2021 मार्क्स द इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो ये यूएन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी घोषित किया है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है। ओवरऑल अप्रोच क्या है? To create an enabling environment in the target area where children are motivated and empowered through various measures to enroll in schools and refrain from working, and households are provided with alternative in employment to improve their income levels। तो ये एक सेंटर के द्वारा चलाई गई स्कीम है जहाँ पे चिल्ड्रन को और एडोलसेंट को मोटिवेट किया जाता है, एम्पावर किया जाता है कि वो ढाबों पे, घरों पे दिन के समय या फिर हजार्डस एक्टिविटीज़ में या फिर प्रोसेसेस में काम ना करें, और उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। एक अच्छा काम स्किल डेवलप करके उनको एक अच्छी जगह पे काम दिया जाता है ताकि उनका इनकम लेवल भी इंक्रीज हो। चिल्ड्रन ऑफ द एज बिटवीन 5 to 8 आर रेस्क्यूड एंड लिंक टू दी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। 5 से 8 साल तक के बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है और उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर डाला जाता है। ये सर्व शिक्षा अभियान जो बहुत पहले से हमारी स्कीम चली आ रही है, सर्व शिक्षा अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसके तहत कोऑर्डिनेट करके इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स आर पुट इनटू NCLP स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, तो 9 साल से 14 साल के बच्चों को वहाँ पे भेजा जाता है ताकि उनकी एजुकेशन गैप को ब्रिज किया जा सके, वोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके, मिड डे मील प्रोवाइड हो सके, स्टाइपेंड मिले, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले बिफोर दे आर बीइंग मेन स्ट्रीम इनटू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जो सरकारी स्कूलों में भेजने से पहले उनको स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में जो रेस्क्यू किए गए बच्चे हैं उनको भेजा जाता है, ताकि अगर उनकी एज हो रखी है 5th क्लास की और लेकिन वो अनपढ़ हैं, तो उनको जो एजुकेशन हैम्पर हुई को ब्रिज एजुकेशन, जो उनकी गैप को फुलफिल किया जाए, उनको ऐसी ट्रेनिंग दिया जाए जिससे वो कुछ अच्छा काम शुरू कर सके, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। उनको खाने के लिए मिड डे मील स्कीम के तहत और स्टाइपेंड भी मिले उनको अगर वो कोई काम करते हैं, और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। फंड्स आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी बनाई गई हैं, वो NGOs को फंड एंगेज करके उनको फंड्स अलोकेट करती हैं, NGOs का सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए। और इसके लिए एक मिनिस्ट्री ने डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। पेंसिल, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेंसिल प्लेटफॉर्म, इट इज़ डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मेक द NCLP सक्सेसफुल थ्रू बेटर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ensuring the timely disposal of work with transparency। तो ये पेंसिल प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि इस स्कीम को सक्सेसफुल किया जा सके, इसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सके, इसके प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए और सब काम ट्रांसपेरेंसी से हो सके। इसके अंदर बेसिकली 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, चाइल्ड को ट्रैक किया जाएगा। कंप्लेंट कॉर्नर, किसी को कोई देखता है कि कहीं चाइल्ड लेबर एंगेज हो रही है तो वो कंप्लेंट डाले ताकि उसका नाम भी ना आए, ठीक है, तो वो एक कंप्लेंट कॉर्नर भी बनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट है, NCLP है और इनकी कन्वर्जेंस।
एट द स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे क्या है, मॉनिटरिंग कैसे होगी, स्टेट रिसोर्स सेंटर से। द मॉनिटरिंग इज बीइंग डन बाय स्टेट रिसोर्स सेंटर एस्टेब्लिश्ड एट दी स्टेट लेबर डिपार्टमेंट। स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से एक स्टेट रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं मिनिस्ट्री में, जहाँ से मॉनिटरिंग होगी स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं विच आर नॉमिनेटेड टू टेक एक्शन ऑन दी कंप्लेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। किसी डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर उस पर एक्शन लेता है, उसकी कार्रवाई शुरू करता है। जो स्टाइपेंड की पेमेंट है, द पेमेंट टू स्टाइपेंड टू द चिल्ड्रन इज मेड ऑन अ मॉड्यूलर बेसिस मिनिमम फॉर 3 months थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी के प्रोविजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के प्रोविजन के थ्रू 3 महीने, शुरू के 3 महीने मिनिमम, तो उनको डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू जो स्टाइपेंड पेमेंट है वो दिया जाएगा मॉड्यूलर बेसिस पे। अंडर द स्कीम द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज आर सेट अप अंडर द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट to conduct survey and identify children working in hazardous occupation and for overseeing the implementation of project। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज जो हैं वो कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर काम करेंगी ताकि एडोलसेंट को, चिल्ड्रन को हजार्डस ऑक्यूपेशन से, प्रोसेसेस से बाहर निकाल के और इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को किया जा सके। सो दिस वाज बेसिकली सम ऑफ द स्कीम्स अंडर सोशल सिक्योरिटी Part 2, which is a very important one for various competitive exams, which we have already discussed, like UPSC, PFO, APFC. And stay tuned on Educatious, your digital learning platform, and also visit www.theeducatious.com for various necessary resources, current affairs, and other information related to other competitive exams. So our aim is to make the unemployed youth worthy for a government job. Thank you very much. Stay tuned. Bye bye.